से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैकेनिकल मेजर्स। आपके बहुत सारे जो सुझाव है वो हमें डेली मिल रहे हैं और हम उन पर आगे विचार कर रहे हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज और सिटीजनशिप, जो हमारे संविधान का भाग 1 है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, वीडियोस को मैं इस तरीके से बना रहा हूँ ताकि आपके जो कंटेंट है वो पूरे कवर होते चले जाएं और कोई भी चीज़ छूटे ना। तो आप भी ऐसे ही सारे वीडियोस को देखिए ताकि आपके जो भी कंटेंट है वो स्किप ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रीएम्बल देखा था, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख लें, और उसके पहले हमने सोर्सेज को डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम बात करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ की। देखिए, यूनियन शब्द जो है वो संघ को दिखाता है और उसकी जो क्षेत्र है, तो अगर पहले भाग को मैं बोलूँ हिंदी में तो संघ एवं उनके क्षेत्र हो जाएगा, और जो भाग 2 है वो सिटीजनशिप है, वो हम वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पार्ट 1, जिसमें हमारे पास टोटल 4 आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 1, सबसे पहला जो आर्टिकल है, उनके कहना है उस आर्टिकल का कि इंडिया और भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है और ये चीज़ समझना है आपको कि देखिए, सबसे पहले चीज़ जो हमें पढ़ के पता चली कि संविधान में इंडिया को दो भाषाओं में लिखा गया है। देखिए, इंडिया मतलब इंग्लिश हो गया और भारत मतलब हिंदी, तो एक चीज़ यहाँ से पता चली। देन सेकंड, इसका लाइन जो है वो लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट जो है इस लाइन का, विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब अगर हिंदी में बोलूँ कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ बोलने का मतलब ये है कि जो भारत में जितने भी राज्य होंगे उन सब से मिल करके जो है वो भारत का निर्माण होगा। जैसे हम देखते हैं कि एक सर्कल होता है, वृत्त जो होता है, उसका निर्माण जो है वो विभिन्न बिंदुओं से मिल करके होता है। जब आप ऐसे बहुत सारे डॉटेड लाइंस को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो वो क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। और कोई भी लाइन अगर यहाँ से मिट जाएगी तो वो सर्कल फिर पूरा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो ऐसे ही सारे राज्य जो है वो मिल करके भारत को बनाएंगे। इसका मतलब है कि कोई भी राज्य अपने से इस यूनियन से बाहर नहीं जा सकता। इस यूनियन में मिल जरूर सकता है एज पर द क्लॉज, जो भी रूल्स हैं, बट इससे बाहर नहीं जा सकता। जैसे हम अगर यूएसए की बात करें तो वहां पर ये चीज स्वतंत्रता उन्हें दी गई है। चलिए, फर्स्ट आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है। देन हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये आपको एक जैसा लगेंगे, बट इनमें एक बेसिक डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल 2 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है। किसके पास पावर है? पार्लियामेंट, मतलब भारत के संसद के पास वह शक्ति है कि वह किसी भी राज्य को क्या कर सके, बना सके। मतलब टू फॉर्म न्यू स्टेट फॉर्मेशन की, और टू एडमिनिस्टर या एडमिट न्यू स्टेट। मतलब भारत में कौन से राज्य सम्मिलित किए जाएंगे, कौन से नए राज्य का फॉर्मेशन होगा, या कौन से नए राज्यों को शामिल किया जाएगा, ये सब शक्ति किसके पास है? ये संसद के पास है। ये आर्टिकल 2 बोलता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 3। देखिए, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट जो है वही मैं आपको बताऊंगा, पूरे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बोलता है कि पार्लियामेंट इज ऑथोराइज्ड, पार्लियामेंट को यह ऑथोराइज किया जाता है, उसे शक्ति प्रदान की जाती है कि वह क्या कर सके। सबसे पहला, फॉर्म न्यू स्टेट, नए राज्य का गठन कर सके। एल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सके, उसे घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। और एल्टर द नेम ऑफ द स्टेट,
राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकती है। जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे राज्यों के नाम में परिवर्तन किया गया है। सपोज आप बात करें उत्तरांचल की, तो उत्तराखंड ये आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम बंग हो गया है, उड़ीसा जो है वो ओडिशा हो गया है। तो ऐसे ही नामों में परिवर्तन, उसकी बाउंड्रीज में परिवर्तन और नए राज्यों का गठन वो कर सकता है। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर भी नए राज्य हैं, यहाँ पर भी नए राज्य हैं, तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है, आर्टिकल 3 जो है वो इंटरनल रीएडजस्टमेंट है। इसका मतलब ये है कि भारत में अभी जो प्रेजेंटली जितने भी राज्य हैं और उनके जो क्षेत्र हैं, ये उनके लिए लागू होता है आर्टिकल 3। बट आर्टिकल 2 की अगर बात करें तो ये किसके लिए है? टोटल आउटर एडजस्टमेंट, मतलब बाहर से यदि कोई राज्यों को मिलाना है, जैसे मान लीजिए कि हमने किसी भी अलग कोई भी एक द्वीप को जीत लिया और उस द्वीप को हमें भारत में मिलाना है, तो आर्टिकल 2 वहां पर काम करेगा, ना कि आर्टिकल 3 काम करेगा। बस ये एक बेसिक डिफरेंस है, बाकी सब चीज थोड़ा बहुत सेम है। बट यहाँ और भी शक्तियां हैं, इनके पास केवल 2 ही यहाँ पावर्स है, बट यहाँ पर बाउंड्री को घटा बढ़ा के और उनके नामों में परिवर्तन करने की भी एडिशनल शक्तियां दी गई हैं। देन फोर्थ, अगर मैं आर्टिकल 4 की बात करूं, आर्टिकल 4 जो कि इस पार्ट का लास्ट आर्टिकल है, वह ये बोलता है कि जो भी नए राज्य बनेंगे, न्यू स्टेट्स जो भी बनेंगे, उनको जो एस्टैब्लिश करने का और जो भी एस्टैब्लिश करने के लिए वहां पर क्या बनाया जाएगा, तो एक एक्ट लाते हैं या बिल लेकर के आते हैं। देखिए, बिल और एक्ट डिफरेंस बाद में हम समझेंगे, अभी ये देख लेते हैं कि जब भी नया राज्य बनाना है, न्यू स्टेट फॉर्म करना है, तो वहां एक बिल लाया जाता है, उस बिल को फिर पास करके एक्ट बनाया जाता है। तो ये जो चीज होगी, ये जब ऐसा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत होगा, तो उसको क्या नहीं बोला जाएगा? अमेंडमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बोला जाएगा, ये आर्टिकल 4 बोलता है। मतलब अगर मैंने कोई नया राज्य बनाया और उस नए राज्य के लिए मैं कोई बिल लेकर के आया, वो एक्ट बना, तो उसके कारण संविधान में कोई भी परिवर्तन नहीं होंगे, उसमें संशोधन नहीं होगा। संविधान संशोधन उसे नहीं कहा जाएगा, वो एक मात्र क्या होगा? रीऑर्गेनाइजेशन बिल कहा जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं। तो पार्ट 1 में बहुत ही कम था, बट इससे क्वेश्चन आते हैं, आपको यहाँ पर ही कंफ्यूज करेगा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में। तो आपको याद रखना है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट के लिए आर्टिकल 3 है, और जो न्यू स्टेट्स फॉर्मेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है या एडमिशन है, उसके लिए आर्टिकल 2 है। और आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया, भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड टॉपिक, दैट इज सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, इसको हम हिंदी में नागरिकता कहते हैं। तो देखिए, नागरिकता जो है, आप सभी नागरिक हैं भारत के, ये आपको पता है, बट आप कैसे बने नागरिक, ये आपको पता है? तो चलिए आज आप जान सकते हैं कि कैसे बन सकते हैं, कौन से वो नियम है जिसके तहत आप नागरिक कहलाते हैं। तो आर्टिकल मैं बात करूं 5 से लेकर के 11, ये जो है ये भाग 2 है, पार्ट 2, और ये कवर करता है आपकी नागरिकता को। तो जब संविधान बनने लगा और संविधान जब बन चुका था, उस समय अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर जो आर्टिकल्स हमें प्रदान किए गए, वो है आर्टिकल नंबर 5 to 11, उसको जगह दी गई। और आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं कि करके देखते हैं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। आर्टिकल 5 में लिखा है कि भारत में जन्मा, भारत में रह रहा व्यक्ति, मतलब पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन इंडिया विल बी द इंडियन सिटीजन। भारत में रह रहे व्यक्ति के लिए, अगर उसका जन्म हुआ हो या वो कुछ समय के लिए रह रहा हो, या फिर संविधान के लागू होने की तिथि पर वह भारत में रह रहा हो, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। देन आर्टिकल हम 6 की बात करें, आर्टिकल 6 की, तो आर्टिकल 6 में लिखा गया है कि ऐसे कुछ लोग, पर्सन्स जो कि माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान से आए हुए कुछ ऐसे लोगों के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया। देखिए, आपको इसमें इंटरनली बहुत ज़्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है कि 19 जुलाई 1948 के पहले आए या बाद में आए।
ये डेट है, आपको उतना डीप में नहीं पूछेगा आपसे, बट आपको इतना याद रखना है कि आर्टिकल 6 जो है वह ऐसे लोगों के लिए प्रावधान करता है जो कि पाकिस्तान से भारत आए। जब आपको पता है 1947 में विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, उसके बाद कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, कुछ लोग भारत आ गए, और कुछ लोग पाकिस्तान जो गए थे उसमें से फिर से कुछ लौट करके भारत आए, तो उनकी नागरिकता के विषय में ये बात करता है। देन आर्टिकल 7 वो बोलता है कि द पर्सन्स माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान गए और फिर क्या हो गए, एंड रिटर्न, वापस आ गए, उनके लिए क्या प्रावधान है। उनके लिए भी कुछ प्रावधान है, इंटरनली आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, बस याद रखना है कि आर्टिकल 6 और 7 जो है वो माइग्रेशन वाले पीपल्स को बताता है, पर्सन्स के लिए डिफाइन करता है। 6 का मतलब जो पाकिस्तान से आए, 7 का मतलब जो पाकिस्तान गए और वो वापस आ गए। देन आर्टिकल 8 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है OCI। OCI का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसे नागरिक जो भारत के नागरिक तो हैं पर वो कहाँ रह रहे हैं, भारत के बाहर रह रहे हैं, तो ऐसे नागरिकों के लिए जो भी प्रावधान है वो OCI आपको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के अंदर वो आते हैं, और आर्टिकल 8 उनके लिए प्रावधान करता है। यहाँ 2003 में एक जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और उन्हें एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है जिसे हम OCI कार्ड बोलते हैं, और OCI जो कार्ड होल्डर होता है उन्हें कुछ भारत में छूट दी जाती है। ये भी बहुत इंटरनल है, बस आपको याद रखना है कि OCI से रिलेटेड है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। देन हम बात करें आर्टिकल 9 की, तो आर्टिकल 9 ये हमें बोलता है कि मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, वो क्या करता है, वो किसी USA की क्या ले लेता है, नागरिकता ले लेता है। तो जब भी वो USA की नागरिकता जिस दिन से भी लेगा उस दिन से वह इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। ये बोलता है कि नो पर्सन शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही और शी वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट। किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर उसके भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब यह जानबूझ के लिया या इसे वहाँ ऑफर दिया गया, जो भी हो, बट जैसे ही वो बाहर की नागरिकता कहीं की भी, किसी भी देश की, ना केवल USA बट किसी भी देश की लेगा तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन ये होगा कि USA में अगर दोहरी नागरिकता है या फिर USA में अगर और भी नागरिकता अलाउड है तो क्या भारतीय नागरिकता उसकी जाएगी? बिल्कुल जाएगी, लेकिन USA वाली नागरिकता उसकी नहीं जाएगी क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, USA में नहीं है। देन हम बात करते हैं आर्टिकल 10 की। आर्टिकल 10 ये बोलता है कि जो भी पर्सन अगर किसी लॉ के तहत, अंडर एनी लॉ या लॉज रिलेटेड टू इट्स सिटीजनशिप shall be the citizen of India such that, वो जो लॉ होंगे such that the laws made by the parliament can will keys him to be a citizen of India। ऐसे कोई भी कानून जो संसद द्वारा बनाया गया है उसके तहत भारत में रह रहा व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जब तक कि संसद के द्वारा उसे क्या नहीं कर दिया गया हो, उस कानून को में बदलाव ना कर दिया गया हो, और ऐसे नागरिक जिसे केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता उसकी छीन ली गई, तो वो तब तक भारत का नागरिक कहलाता है। देन आर्टिकल 11 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ये पूछता है, ये इस आर्टिकल के तहत ये है कि नागरिकता से जुड़े कानून कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक laws related to सिटीजनशिप। नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा? तो पार्लियामेंट बनाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। राज्यों के पास यह अधिकार नहीं है कि वह नागरिकता के तहत कानून बना सके, तो केवल और केवल पार्लियामेंट, संसद के पास वह शक्ति है, इसीलिए केंद्र जो है वो हमारे यहाँ ज़्यादा पावरफुल है। अब हम बात करेंगे हमारे इसी से जुड़े हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम बोलते हैं सिटीजनशिप
एक्ट 1955, एक नागरिकता कानून लाया गया था 1955 में। क्यों लाया गया था इसकी भी छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ, जरूरी है। हमने जो अभी 5 से 11 आर्टिकल देखे, या ऐसे आर्टिकल थे या तो वो संविधान बनने से पूर्व कॉन्स्टिट्यूशन की या तो पहले या उस समय पर वो लागू होते थे, बट कौन कॉन्स्टिट्यूशन बनने या लागू होने के बाद कौन नागरिक होंगे, कौन इंडियन सिटीजन होंगे, इसकी जो जानकारी है वो हमें कहीं पर भी डिफाइन नहीं की गई थी। तो इसके लिए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के लागू होने, उसे प्रारंभ होने के बाद कौन नागरिक होंगे या कौन नागरिक नहीं होंगे, कैसे किसी की नागरिकता क्षीण की जाएगी, वो उसको डिफाइन करता है। क्लियर है? तो ये दो चीज इसमें बताया जाएगा, कौन नागरिक हो सकते हैं, मतलब गेन ऑफ द सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ द सिटीजनशिप, कैसे नागरिकता छीनी जा सकती है और कैसे नागरिक बन सकते हैं। तो गेनिंग में या बनने के लिए 5 प्रोसीजर है। पहला है बाई बर्थ, जन्म से। यदि किसी व्यक्ति का जन्म संविधान लागू होने के बाद भारत में होता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में, तो भारत का नागरिक बन जाएगा। सिंपल सा क्लॉज है। इसमें सब क्लॉज भी हैं, बट आप उतना डीप में नहीं जाएंगे, बस आपको याद रखना है कि इन तरीकों से नागरिकता ली जा सकती है। देन सेकेंड वन इज बाय द आप बोल सकते हैं डिसेंट, DESCENT, मतलब ये वंशानुक्रम से। अगर आपके माता पिता में से कोई भी एक या माता पिता दोनों या आपके ग्रैंड पेरेंट्स भारत के नागरिक थे संविधान लागू होने के बाद, तो वो भारत के नागरिक, तो आप भी क्या बन सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये वंशानुक्रमण से। देन थर्ड वन इज द थर्ड इज नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन से मतलब है कि ये है प्राकृतिकरण। अब देखिए, नेचुरलाइजेशन का मतलब ये होगा कि जो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भारत में रह रहा हो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, बट इसके लिए टाइम लिमिट होगा भाई, कुछ ना कुछ तो समय देना पड़ेगा। तो अभी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसी नेचुरलाइजेशन वाले क्लॉज में क्या किया गया, बदलाव किया गया। इसके पहले 11 साल की अवधि तक वो उसे निवास करना जरूरी था, जिसे हटा करके अब 5 साल कर दिया गया है। तो 11 साल प्लस 1 ईयर था वहां, अब 5 साल प्लस 1 ईयर हो गया है। तो 12 की जगह 6 साल में ही आपको नागरिकता वहां दी जा सकती है। नेचुरलाइजेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना मतलब एक फॉर्मल प्रोसेस होता है, उससे गुजरना पड़ता है। और इसमें एक और क्लॉज है कि यदि कोई भारत का कोई मेल मेंबर है, वो किसी विदेशी लड़की से शादी करता है, तो वो विदेशी लड़की भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। उसके लिए भी ये प्रोसेस नेचुरलाइजेशन ही कहलाता है। देन फोर्थ वन इज बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन है वो होता है कि आप पंजीकृत हो करके जो भी आपको नियम बताए जाएंगे, उन नियमों के आधार पर आप भारत की नागरिकता अर्जित कर सकते हैं। इसमें सीधा सीधा ये होता है कि केंद्र सरकार के पास वो शक्ति है कि वह भारत की नागरिकता आपको पंजीकरण के द्वारा प्रदान कर सकता है। इसमें विदेशी पत्नियां, मैंने आपको यहाँ बता दिया, आई एम सॉरी, रजिस्ट्रेशन के थ्रू विदेशी जो पत्नियां होंगी वो क्या हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या कर सकती हैं, भारत की नागरिकता अर्जित कर सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी, नेचुरलाइजेशन नहीं, वो रजिस्ट्रेशन है। देन लास्ट वन इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मान लीजिए कोई भी क्षेत्र ऐसा है जिसे भारत ने जीत लिया है, अर्जित कर लिया है, या वह भारत के अंदर आ गया है, तो ऐसी टेरिटरी के जो भी वहाँ के निवासी होंगे वह सारे क्या हो जाएंगे, वह बन जाएंगे भारत के नागरिक। जैसा हुआ था पौंडीचेरी, आपको याद होगा, अभी केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। इसे जब भारत में मिलाया गया था तो वहाँ पर भी क्या हुआ था, ये जो 5th वाला जो प्रोसेस है, इसके थ्रू ही वहाँ के जो लोग थे उन्हें भारत का नागरिक बनाया गया था। अब आप मुझे
कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे। आज का आपका टास्क है कि पौंडीचेरी कब भारत का हिस्सा बना। आप बताएंगे इस चीज को कि पौंडीचेरी भारत का हिस्सा कब बना। देन हम चलते हैं लॉस। गेन ऑफ सिटीजनशिप हमने देखा, अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप देखते हैं। तो सबसे पहला है बाय रेनंसिएशन। देखिए इंग्लिश वर्ड थोड़े से आपको टफ लगेंगे, ये शब्दावली जो है वो संविधान की शब्दावलियां हैं। मैं आपको हिंदी में बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, बुक में आप पढ़ने जाएंगे तो आपको टफ लगेगा। रेनंसिएशन का मतलब होता है त्याग देना। अब देखिए रिनाउंशिएट करना मतलब मैं अगर कोई एक सिटीजन हूँ और मैंने जा करके किसी एक विदेशी, मान लीजिए किसी एक कंट्री की, एक्स कंट्री की क्या ले ली, नागरिकता ले ली, तो मेरी भारतीय नागरिकता जो है वह समाप्त हो जाएगी। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है मैं खुद छोड़ दूं भारत की नागरिकता, मैं लिख करके एक पेज में लिख करके दे दूं कि मैं भारत की नागरिकता जो है वो छोड़ रहा हूं, तो उसे आप क्या कहेंगे, रेनंसिएशन कहेंगे। सेकेंड वन जो है वो है बाय द टर्मिनेशन। टर्मिनेट करना आप लोग सुने होंगे, स्कूल कॉलेजेस में टर्मिनेट कर देते हैं। तो सेकंड वाला जो प्रोसेस है, जब वॉलेंटरली मैं किसी देश की नागरिकता लेकर के जाऊंगा और वहां की नागरिकता अर्जित कर लूंगा अपनी इच्छा से, तो क्या होगा, मेरी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसमें केंद्र सरकार भी इन्वॉल्वमेंट आती है, ये भी कहीं कहीं पर रोल प्ले करती है, बट हमारे टेक्स्ट बुक अगर आप देखें तो यही लिखा रहता है वॉलेंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप, देन हिज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया विल बी लॉस्ट। थर्ड आता है, अच्छा इसमें जो टर्मिनेशन वाला जो क्लॉज है और जो इसमें है वो इंटरनल भी बहुत सारा है, जैसे वार टाइम में आपका जो है वो लागू नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे इंटरनल क्लॉज हैं। आप जितना अंदर जाएंगे उतनी ही चीज़ें आपको पता चलेंगी। आपके सिलेबस के लिए इतना काफ़ी है कि वॉलंटरली वो टर्मिनेट हो जाते हैं, रेनंसिएशन खुद से त्याग देना। और थर्ड वन इज डेप्रीविएशन। डेप्रीविएशन कौन करेगा, आपको वंचित कर देंगे। अब वंचित करना मतलब आपको उससे रोक देना, उसको आपको लागू नहीं होने देना। तो अभी मैंने आपको बताया कि द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास यह पावर होती है कि वह किसी की भी नागरिकता को क्या कर सकता है, उसको हटा सकता है, उसे भारतीय नागरिकता छीन सकता है। लेकिन केंद्र क्यों छीनेगा? सबसे पहली बात, अगर आपने फ्रॉड से, रॉन्ग डॉक्यूमेंट दे करके, गलत पत्र दे करके, रॉन्ग डॉक्यूमेंट दे करके अर्जित की हो नागरिकता, या कोई ऐसी जानकारी छुपाई हो, इंफॉर्मेशन हाइड किया हो, या फिर आपने क्या किया हो, किसी एनिमी की क्या की हो, हेल्प की हो, ये सारे क्लॉजेज हैं। मतलब आप ऑल एंड ऑल आप ओवरऑल बोल सकते हैं कि अनलॉफुल और फ्रॉडियस अगर आप हैं, आपने भारत से क्या किया हो, देशभक्ति ना करके आप देशद्रोह कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ों में ये सारा चीज़ देशद्रोह में ही आता है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि आपकी वो नागरिकता छीन सकता है। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया इसके बाद 1955 में ये जो लागू हो गया, इसके बाद इसमें क्या किया गया, इसमें अमेंडमेंट लाया गया, इसको क्या किया गया, बदला गया है। तो इसे टोटल अभी तक 8 बार बदला गया था, लेकिन 2019 में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि इसे 9वीं बार, 9th टाइम क्या किया गया, अमेंड किया गया। और इसमें क्या जोड़ा गया, आपको पता ही है कि इसमें ऐसे नागरिक जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह रहे थे, जिनके क्या हैं, जो कि नॉन मुस्लिम हैं, मुस्लिम छोड़ करके 6 कम्युनिटी वहाँ दिखाई गई, हिंदू, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। ये जो 6 कम्युनिटीज़ थे, इन कम्युनिटीज़ के लोगों को क्या किया गया है, भारत की नागरिकता देने का बात की गई है। और इसमें ये जो मैंने आपको बताया अभी कि जो ये 11 साल को करके नेचुरलाइजेशन से 11 साल को कम करके 5 साल किया गया है, ऐसे ही कुछ क्लॉजेज यहाँ ऐड किए गए हैं। इतना डीप आपको नहीं जाना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। नॉन मुस्लिम्स के लिए है वो जो अमेंडमेंट आया था 2019 का,
और वो 9वीं बार इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। समय समय पर केंद्र सरकार इसमें संशोधन करती आई है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट से भी रिलेटेड है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेंगे। मैं जब आपकी डाउट क्लासेस लूंगा उसमें आपको और भी कुछ डाउट होगा तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूंगा। तो आज की इस क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसकी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, दैट इज पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। इससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, हर साल आता है, तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।